Assalamu alaikum students, this is Hassan Khan. Today I'm going to discuss with you the past paper of NUMS 2021. So let's begin. Number one, the time rate of change of velocity is called. देखें ये तो सब आपको पता ही होगा, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर समझाने के लिए कुछ है। बात को आगे नंबर टू, in projectile motion the range of projectile will be maximum at an angle of, तो भाई एक बात हमेशा याद रखो, 45 डिग्री एंगल के ऊपर जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर इक्वल्स वी नॉट स्क्वायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो जो रेंज है वो दो चीज़ों के ऊपर, बेसिकली तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, लॉन्चिंग एंगल के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। अब अगर मैं लॉन्चिंग एंगल की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल है वो साइन का फंक्शन है और वो भी डबल एंगल फंक्शन है, टू थीटा के साथ सब्स्टिट्यूट किया है। हमें पता है भाई साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। सिमिलरली साइन टू थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो भी 1 के इक्वल होती है। तो अगर हम साइन थीटा की जगह मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रेंज भी मैक्सिमम आएगी, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है। तो कितना एंगल सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई? तो इसको आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। टू थीटा को इधर ही रखा, ये जो साइन है इसको अगर आप उधर भेज दें तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1। आंसर आएगा आपके पास 90 डिग्रीज। और टू थीटा है तो टू इधर मल्टीप्लाई का उधर जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 45 डिग्रीज। तो 45 डिग्री के ऊपर रेंज मैक्सिमम होती है। नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। भाई ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मोमेंटम की डेफिनेशन है, मोमेंटम कहते ही उसे हैं कि भाई किसी भी एक ऑब्जेक्ट में मोमेंटम की क्वांटिटी, मोमेंटम का अमाउंट, मोशन का अमाउंट अगर मेजर करना हो उसी को मोमेंटम बोले जाता है। इसका एक यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड होता है, एक यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही लिखा है। मोमेंटम का फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? तो मोशन जो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक मास के ऊपर और एक वेलोसिटी के ऊपर। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखी है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट? तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। मोमेंटम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट गलत लिखी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है, मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सही है। नंबर फोर, इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? अगर आप इसको डिफाइन करें तो इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसी कोलिजन जिसके अंदर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। मोमेंटम भी कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 5, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर ग्राफ हो तो एक बात याद रखो, स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ आपको गिवन है और आपसे स्लोप पूछा जा रहा है तो आप बेसिकली रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करोगे डिस्प्लेसमेंट का। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अगर हम बात करें तो उससे आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है। सही ना? बात याद रखना, भूलना नहीं। नंबर 6, a stone is projected vertically with an initial velocity of 20 meters per second. आपको initial velocity given है. Taking the acceleration due to gravity as 10 meter per square second, then the stone will rise to a height of. आपको acceleration due to gravity given है, आपको initial velocity given है और आपसे maximum height पूछी जा रही है। हमें एक बात ये पता है कि मैक्सिमम हाइट पे अगर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट जीरो हो जाती है, 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनडायरेक्टली आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे बिकॉज अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव किया जा रहा है। आपसे हाइट पूछी जा रही है तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर सकते हैं, माइनस टू जी एच इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। कहाँ ज़रा इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँ, सो माइनस टू जी एच इक्वल्स, अगर मैं वी एफ की जगह ज़ीरो सब्सटीट्यूट कर दूँ
तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बनेगा माइनस वी आई स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, एच को इधर ही रखें, टू जी इधर मल्टीप्लाई का उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी, और इसके अंदर वैल्यू सब्सिट्यूट करो तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10, तो 2 टाइम्स 10 जो है ये भी 20 ही बनेगा, स्क्वायर ऑफ 20 डिवाइड बाय 20, तो 20 से एक स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हमारे पास हाइट आएगी 20 meters. So the correct answer is option B. MCQ number 7. Two stones, 10 kilogram and 50 kilogram, all fall through 10 meters high cliff. भाई दो stones हैं, एक का मास कम है 10 किलोग्राम, एक का मास ज्यादा है 50 किलोग्राम, इन दोनों को सेम हाइट से एक क्लिफ से ड्रॉप किया गया है। आगे कह रहे हैं विच स्टोन हैज ग्रेटर वेलोसिटी एट द बॉटम, और लास्ट में एक लाइन भी लिखी है कि इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। भाई अगर आपको पता हो फ्री फॉल मोशन की अगर मैं बात करूं तो फ्री फॉल मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। फ्री फॉल मोशन की जितनी भी इक्वेशंस हैं, कोई सी भी इक्वेशन आप देख लें, चाहे वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो वी एफ इक्वल्स वी आई प्लस माइनस जी टी, या फिर वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो एच इक्वल्स वी आई टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो प्लस माइनस टू जी एच इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, किसी भी इक्वेशन में मास नहीं है। इसका मतलब कि जो मोशन होता है, जो फ्री फॉल मोशन होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है मास के, तो चाहे मास कम हो चाहे मास ज्यादा हो, दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम वेलोसिटी से, उनकी जो एक्सेलरेशन है वो सेम रेट से उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो जब वो आके ग्राउंड से स्ट्राइक करेंगे तो उस इंस्टेंट के ऊपर भी उनकी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, बोथ हैव द सेम वेलोसिटी। नंबर 8. How much work is done by the force of gravity in pulling a stone of weight 10 newtons from the top of 250 meters high cliff to the football cliff? तो भाई वर्क डन के बारे में पूछा जा रहा है और फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो अगर मैं वर्क डन के हवाले से बात करूँ तो वर्क डन इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको 10 न्यूटन्स की गिवन है और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑफ 250 मीटर्स, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा 2500 जूल्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 9. When the speed of your car is halved, by what factor does its kinetic energy decreases? काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो जितने टाइम्स वेलोसिटी को चेंज करोगे उसके स्क्वायर टाइम्स काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो अगर वेलोसिटी को हाफ किया जा रहा है तो हाफ का मतलब 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो स्क्वायर के बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ का स्क्वायर 1/4 होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी या 1/4 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 10. If by some phenomena Earth contracts to one half to its present size, then value of gravitational potential energy becomes. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोई भी मास ग्रेविटी की रिस्पेक्ट से किसी हाइट पे रखा हो। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए तीन फैक्टर्स होते हैं, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो अगर अर्थ का साइज कम हो जाए, अगर अर्थ का साइज कम हो जाए, भाई कितना कम हो जाए, भाई वन हाफ हो जाए, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वन हाफ हो जाए, तो भाई हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन जी अमी अपॉन आर ई स्क्वायर, ऐसे ही है। इसके अंदर एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ है और आर ई जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, द मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर मास कम करोगे तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और रेडियस अगर कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगी।
तो भाई अगर अर्थ को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है 1/2, तो इसका मतलब ये है कि आपने रेडियस को, जो अर्थ का रेडियस है उसको हाफ कर दिया। तो अगर रेडियस को हाफ किया तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा, तो इसका स्क्वायर बनेगा 4 टाइम्स। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है ग्रेविटी के साथ। अगर ग्रेविटी 4 टाइम्स हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 4 टाइम्स। एमसीक्यू नंबर 11, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। भाई पावर की डेफिनेशन क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग सम वर्क। भाई काम कितनी देर में हो रहा है को हम कहते हैं कि भाई वो पावर है। तो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि फोर्स लगे डिस्प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पे वर्क डन की जगह पे मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट किया। अब आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या चीज होती है भाई? ये वेलोसिटी होती है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी बेसिकली पावर के इक्वल होता है। नंबर 12, 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखो ये याद करने की चीज है। ऑप्शन बी इसका आंसर है 0.175 रेडियंस। बेसिकली 360 डिग्रीज पाई रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। इसी तरह 180 डिग्रीज दैट मीन्स हाफ रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो वो पाई रेडियन के इक्वल होगा। इसी तरह 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वो इक्वल होता है पाई अपॉन 180 रेडियंस के। इसको आप जब पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू बनती है 0.175 रेडियंस। MCQ number 13, an object moving along a circular path of radius 1 meter। तो आपको भाई एक सर्कुलर पाथ, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस गिवन है, द रेडियस इज 1 मीटर। इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स। उसने जो है उस सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस जो कवर करा, जो बेसिकली उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो डिस्टेंस कवर करा, वो डिस्टेंस आपको गिवन है। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है भाई, फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स आर थीटा। अगर आपको याद हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से अगर मैं थीटा को सब्जेक्ट बनाऊं तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एस अपॉन आर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, 2 मीटर्स का डिस्टेंस है, रेडियस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो वो 1 मीटर का रेडियस है, तो 2/1 आंसर आएगा 2। और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियंस, तो 2 रेडियंस इसका आंसर है, ऑप्शन सी। MCQ number 14, if we double both the speed of the body and the radius of the circular path। भाई स्पीड को भी डबल किया जा रहा है और स्पीड को डबल करने के साथ साथ ये रेडियस को भी डबल किया जा रहा है, तो v डैश इक्वल्स 2 टाइम्स v एंड r डैश इक्वल्स 2 टाइम्स r। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स mv स्क्वायर अपॉन r। So centripetal force is directly proportional to the square of velocity and is inversely proportional to the radius of the circular path। तो भाई जितने टाइम्स वेलोसिटी बढ़ाओगे उतने उसके स्क्वायर टाइम्स सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगी। तो अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो, डबल मतलब 2 टाइम्स कर रहे हो, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। सो दैट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी डबल करने की वजह से 4 टाइम्स हो रही है। इसी तरह अगर आप रेडियस को डबल करते हो, देखो रेडियस के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो रेडियस को अगर बढ़ाएंगे फोर्स कम होगी, जितने टाइम्स रेडियस बढ़ेगा उतने टाइम्स कम होगी। तो अगर रेडियस डबल किया जा रहा है तो भाई इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो 2 टाइम्स कम हो जाएगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो रही होगी। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ number 15, relation between angular and linear velocity is v is equal to r ओमेगा। ये रिलेशन होता है, देखो ये बात याद रखो। अभी इससे पहले कुछ MCQ में मैंने आपको ये बताया s is equal to r theta, similarly v is equal to r omega, similarly a is equal to r alpha। ये r का रिलेशन चल रहा होता है लीनियर और एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज में। MCQ number 16,
In a ripple tank, 100 waves pass through a certain point in 1 second. 100 waves pass through a certain point in 1 second. 1 सेकेंड में 100 वेव्स पास कर रही हैं. ये बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है. फ्रीक्वेंसी इज टोटल नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम. 1 सेकेंड में जितनी वेव्स पास करती हैं उसी को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं. तो इनडायरेक्टली आपको फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज गिवन है. If the wavelength of the wave is 1 centimeter, lambda equals 1 centimeter. 1 centimeter means इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 1 exponential minus 2 meters, because centi जो है वो prefix है, तो इस prefix की value 10 raised to power minus 2 थी, divide by 100. Then the speed of the wave will be, speed आपसे पूछी जा रही है तो speed कैलकुलेट करनी है. तो हमें पता है भाई v इक्वल्स ऑफ लैम्डा फॉर्मूला होता है. तो इन दोनों को अगर आप सिंपली मल्टीप्लाई कराएं तो 100 टाइम्स 1 एक्सपोनेंशियल माइनस 2, तो माइनस 2 का मतलब है डिवाइड बाय 100. 100 से ये 100 कैंसिल होगा. आंसर आया 1 मीटर्स पर सेकेंड, ऑप्शन ए. एमसीक्यू नंबर 17. To make frequency of a spring oscillation 4 times, we have to, options are, reduce mass to 1/4, option B, reduce mass to 1/16, option C, quadruple the mass, option D, double the mass. आज जरा सबसे पहले इसका रिलेशन देखते हैं. व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल स्प्रिंग oscillation. F equals 1 over 2 pi square root of k by m. देखो, जब तक फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक जो है ये इस तरीके के रिलेशन वाइज एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर सकोगे. फॉर्मूलाज याद करना बहुत ज़रूरी है. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ मास के साथ. मतलब अगर मास बढ़ाया जाएगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मास कम किया जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. लेकिन कितने टाइम्स? स्क्वायर रूट टाइम्स. जिस भी नंबर से आप मास इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो या चेंज कर रहे हो, जिस भी नंबर से आप मास चेंज कर रहे हो उस नंबर का स्क्वायर रूट लेने के बाद जो नंबर बनेगा उतने टाइम्स फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा. Now the question says कि भाई to make the frequency 4 times, हमें फ्रीक्वेंसी को 4 टाइम्स करना है तो मास को कितना चेंज करना पड़ेगा ये पूछा जा रहा है. भाई मुझे पता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट में 16 लिखूंगा तो 16 का स्क्वायर रूट, और वो भी 1/16 लिखूंगा, सॉरी 1/16. अगर मैं 1/16 टाइम्स मास को करूंगा चेंज तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो मास अगर कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. तो पता ये चला कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. 1/16 टाइम्स मास को करना पड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. नंबर ऑफ वेवलेंथ्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, भाई नंबर ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एनी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. एमसीक्यू नंबर 19. स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर्स पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्पीड है वो 332 मीटर्स पर सेकेंड. इस स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितनी होगी ये पूछा जा रहा है. वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स 332 स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर सब्स्टिट्यूट इन केल्विन, डिवाइडेड बाय 273. तो इसके अंदर अगर मैं टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 283 केल्विन प्लस 273 कर देते हैं. तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें इसके अंदर तो 332 स्क्वायर रूट 283 बाय 273, तो ये तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स कैंसिल आउट होगा. इसका स्क्वायर रूट जो है वो 1.09 करके कुछ बनेगा. तो 332 को अगर आप 1.09 से जो है वो मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास तकरीबन आंसर 338 बनता है.
तो 338 मीटर्स पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। MCQ number 20. In molar specific heat, the equation Cp minus Cv equals R shows that Cp is always greater than Cv. क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और जो आंसर है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि Cp की वैल्यू ज़्यादा होगी और Cv की वैल्यू कम होगी। तो इस वजह से, और ये वैसे भी अंडरस्टूड बात है, एट कांस्टेंट प्रेशर यू हैव टू प्रोवाइड सम मोर अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा सा अमाउंट आप हीट का प्रोवाइड करें, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। MCQ number 21. The thermodynamic process during which volume of the system remains constant is known as isochoric process. Iso means same and the word core corresponds to space. So same space. It is a thermodynamic process in which the piston does not change its position, or we can say that the volume of the system remains constant. MCQ number 22. If two capacitors of capacitance 2 microfarad, let's suppose C1, and 8 microfarads, let's suppose C2, are connected in parallel में connect किया है, the equivalent capacitance of the combination will be. तो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैलकुलेट करनी है तो सिंपली ऐड कर लिया जाता है, तो C1 plus C2, और आई कैन से दैट 2 plus 8, और आई कैन से दैट 10 माइक्रोफैराड्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQ number 23. Capacitance of a capacitor does not depends upon. So the formula, the analytical formula or the design formula of the capacitance is C equals epsilon naught A upon D. The capacitance depends upon the medium between the plates. It depends upon the size of the plate. It depends upon the separation of the plate, but it does not depends upon the temperature. So the correct answer is option A. MCQ number 24. Power transfer will be maximum when? पावर ट्रांसफर तब मैक्सिमम होगा जब आप लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल रखें। भाई एक अगर मैं आपको याद दिलाऊं, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपने एक टॉपिक स्टडी किया था, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो होता ये है कि एक बैटरी जो एक सेल होता है, उस सेल की ईएमएफ होती है कुछ ना कुछ समवट लाइक दिस, ईएमएफ जीटा, और इसकी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप हो जाता है, और जो टर्मिनल्स के ऊपर पोटेंशियल मिलता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यहाँ पर हम जो है वो लोड रेजिस्टर, लोड रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट करते हैं, आर एल, दिस इज अ स्मॉल आर। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है ना, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ये बात याद रखनी है, भूलना नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नंबर 25. A wire is stretched so that its radius of cross section becomes half. Radius becomes half. So radius of cross section becomes half. तो इसका क्या मतलब है भाई? Then the resistance of wire will be. भाई वायर को स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करा है, जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं उसकी थिकनेस कम हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह एक वायर को स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करिए और उस वायर की थिकनेस कम हो गई है। कितनी थिकनेस कितनी कम हुई, इतना बताया कि भाई रेडियस हाफ हो गया। तो रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जा रहा है। भाई सबसे पहले तो मैं अगर एरिया की बात करूं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वायर का, वो बेसिकली एक सर्कल की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं, सो पाई आर स्क्वायर। भाई एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो अगर आप रेडियस को चेंज करेंगे एरिया चेंज होगा, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कितना चेंज होगा? तो भाई चेंज होगा। तो अगर रेडियस को हाफ किया जा रहा है, दैट मींस 2 से डिवाइड किया जा रहा है अगर रेडियस को, तो इसका स्क्वायर बनता है 4, 1/4, तो एरिया जो है वो 1/4 हो जाएगा। सही है भाई, बात समझ में आ गई। अब रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स रेजिस्टिविटी टाइम्स लेंथ पर यूनिट एरिया। तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है।
तो अगर एरिया की बात की जाए, देखो अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेच किया, थिकनेस कम हुई है, थिकनेस कम हुई है, लेंथ बढ़ जाएगी। तो लेंथ कितनी बढ़ेगी भाई? जितने टाइम्स एरिया कम होगा उतने टाइम्स लेंथ बढ़ जाएगी। अगर एरिया 1/4 हो रहा है, दैट मीन्स लेंथ भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रही होगी। अब आप अगर रेजिस्टेंस को देखें तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है भाई। अगर लेंथ बढ़ रही है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। कितने टाइम्स भाई? 4 टाइम्स। और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है, अगर एरिया कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी भाई। कितने टाइम्स भाई? 4 टाइम्स। 4 4 16, तो 16 आर जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी उस वायर की। ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 26, when a charged particle enters the magnetic field parallel, it will, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बिकॉज कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है? मैग्नेटिक फील्ड की भी परपेंडिकुलर होती है और उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन की भी परपेंडिकुलर होती है। इसका फॉर्मूला होता है magnetic force on a charge moving with some velocity v in a uniform magnetic field intensity। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा अप्लाई किया जाता है, तो क्यू वी बी साइन थीटा, और एक अदद यूनिट वेक्टर भी फोर्स की डायरेक्शन के लिए, बिकॉज फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर 0 डिग्री पैरेलली कोई भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, दैट मीन्स कि एंगल 0 डिग्री बन रहा भाई। तो अगर एंगल 0 डिग्रीज है तो यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स नहीं लगेगी तो वो स्ट्रेट मूव करेगा। MCQ number 27, magnetic flux is maximum when the angle between magnetic field and vector area is। अच्छा, इसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो देखो, कोई भी एक सरफेस होती है ना, उस सरफेस, कोई भी एक एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इज बेसिकली अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एरिया की डायरेक्शन होती है भाई, एरिया की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जी हाँ, ये वेक्टर एरिया होता है। तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री होती है उस प्लेन के, जिस प्लेन का वो एरिया है। तो अगर कोई भी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर कोई भी फील्ड उस एरिया के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए, कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे फील्ड ड्रॉ करी है, अगर 0 डिग्री का एंगल हो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान, तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, और जब डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो बी डेल्टा ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आती है 0 डिग्री एंगल के ऊपर, याद रखना। MCQ number 28, the domestic electricity supply in Pakistan has a frequency of, भाई हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो भाई वो 50 हर्ट्ज होती है, 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज ऑप्शन सी इसका आंसर है। MCQ number 29, the device which increases or decreases the EMF is called अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का आपको मॉड्स पता होंगे ट्रांसफार्मर के। स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, आइसोलेशन होता है। तो स्टेप अप के अंदर जो है वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम कर दिया जाता है। तो ईएमएफ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, और पावर जो है वो सेम रहती है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली पावर को ट्रांसफर कर रहा होता है करंट और वोल्टेज को वेरी करके। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। MCQ number 30. The induced current will flow in such a direction to oppose the cause which produces it. The statement is of Lenz's law. लेंज़ लॉ की ये स्टेटमेंट है कि भाई जो करंट इंड्यूस किया जाता है वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने अंदर प्रोड्यूस होने वाले जो करंट है उसको जो है अपोज कर रहा होता है, उस सोर्स को अपोज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ। तो ये पास पेपर यहाँ तक थे 30 MCQs नम्स के 2021 के। तो आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।